मोस्ट वन लाइनर क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस के लिए एक और वीडियो नोट आपके सामने हाजिर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। यूपी पीजीटी आने वाले एग्ज़ाम के लिए पॉलिटिकल साइंस विषय के लिए हम लगातार आपके लिए वन लाइनर सीरीज़ में वीडियोस लेकर आ रहे हैं, जिसमें ये वीडियो नोट है जिसमें हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी वीडियोस पे कमेंट करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखते हैं, जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उसका जवाब देते हैं। आपका जवाब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते और डिमांड रखते हैं कि आप वीडियो में कम से कम 50 से 60 क्वेश्चंस रखिए। मैं 50 क्वेश्चंस बना भी दूंगा, आखिर वो किसके लिए बनाऊंगा, ये बात तो सोचने की है। इसलिए ये एजुकेशन वीडियोस हैं, इनमें आप तसल्ली से देखा करें, जल्दबाजी मत किया करें, जब भी समय लगे पूरा देखा करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 61 देखिए। प्रभु सत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था, ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। इसका आंसर तो है दोस्तों जीन बोंदा। ठीक है, जीन बोंदा ने प्रभु सत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किया था। जीन बोंदा की एक किताब है दोस्तों, वो भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, 6 बुक्स ऑन द रिपब्लिक। इस किताब को आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए यहाँ पे एक प्रश्न में मैं 2-3 प्रश्न समाहित करता जा रहा हूँ। तो प्रश्नों की संख्या भले ही आपको लिखी 20 मिले, लेकिन आपको डिस्कस के माध्यम से 30 से 40 क्वेश्चंस तक हम लेके हमेशा चलते हैं। तो जो ये इनकी किताब थी 6 बुक्स ऑन द रिपब्लिक, ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1576, 1576 में। ठीक है, इस बुक में एक फ्रेंच शब्द था सोवेर्निटी का इन्होंने प्रयोग किया था। किसने किया था? बोंदा ने इसमें प्रयोग किया था। और उन्हीं के शब्दों में ये कहा जाता है कि प्रभु सत्ता नागरिकों एवं प्रजाजनों पर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जो कानून के नियंत्रण से परे है। ठीक है दोस्तों, तो प्रभु सत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किसने किया? जीन बोंदा ने। इनकी किताब का नाम ध्यान में रखिएगा, किताब का नाम ध्यान में रखिएगा, साथ में वो किताब कब प्रकाशित हुई थी वो सन भी ध्यान में रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 62 पर। प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों एक और, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। किसकी कृति है ये? एथिक्स एंड पॉलिटिक्स जो कृति है दोस्तों, ये प्लेटो की कृति है। किसकी कृति है? प्लेटो की। क्योंकि मैंने आपको बताया है हर वीडियो नोट में मैं आपको सभी पॉइंट से टच करता हुआ लेकर चलता हूँ, कोशिश मेरी यही रहती है। नेक्स्ट देखिए 63। संरचनात्मक प्रकार्यवाद सिद्धांत का सूत्रपात किसने किया था? तो संरचनात्मक प्रकार्यवाद सिद्धांत जो है दोस्तों, इसका सूत्रपात जिन्होंने किया था वो थे ग्रेबियल आमंड। ग्रेबियल आमंड, ग्रेबियल आमंड ने संरचनात्मक प्रकार्यवाद सिद्धांत को सूत्रपात किया था। आप इसको कहाँ पढ़ते होंगे? आप इसको पढ़ते होंगे तुलनात्मक राजनीति या तुलनात्मक शासन और राजनीति के अंतर्गत। ठीक है, इसमें राजनीतिक प्रणालियों की तुलना के लिए एक मानक आधार मिल जाता है जो अन्यथा एक दूसरे से बहुत भिन्न है। तो अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक है कौन? ग्रेबियल आमंड। पहली बात तो ये अमेरिकी हैं, राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक जो सिद्धांत दिया उसके आधार पर इन्होंने 4 प्रकार के आगत और 3 प्रकार के निर्गत, यानी 4 प्रकार के इनपुट और 3 प्रकार के आउटपुट का पता लगाया था। तो इतनी चीज़ें हम आपको प्रश्न के साथ में बता रहे हैं। अब तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 64 आपका प्रश्न क्या कहता है? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव व्यवस्था में क्या होता है कि कोई भी प्रत्याशी बहुमत नहीं प्राप्त करता। ऐसी स्थिति बन जाती है जब कोई भी प्रत्याशी बहुमत नहीं प्राप्त करता, तब इस निर्णय के लिए निर्देशित किसे किया जाता है? निर्णय के लिए निर्देशित किसे किया जाता है? तो प्रतिनिधि सभा को निर्देशित किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ये प्रक्रिया है दोस्तों कि किसी भी एक प्रत्याशी को आवश्यक जितना बहुमत है, जितना उनको चाहिए, अगर उस मार्क्स के ऊपर वो नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है, उस पोजीशन पे कोई भी प्रत्याशी अगर नहीं पहुंच पाता है, तो इस स्थिति में प्रतिनिधि सभा
3 सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति में से एक को इस पद के लिए चुन लेता है। तो निर्णय का अधिकार किसको दे दिया? प्रतिनिधि सभा को दे दिया गया। तो जो 3 सबसे हाईएस्ट वोट प्राप्त करने वाले होंगे, इनमें से एक को राष्ट्रपति का पद वो दे सकता है। कौन? प्रतिनिधि सभा। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ये व्यवस्था है। तुलनात्मक शासन और राजनीति में आप इसको पढ़ सकते हैं। 65 देखिए दोस्तों, यह कथन किसका है कि तीसरे विश्व के देशों को विकास का एक स्तर पाने के लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याओं के साथ जूझना होगा। ये है गुरनार मिल्टन का कथन है ये गुरनार मिल्टन का, कि ये कहते हैं कि तीसरे विश्व के जो देश हैं ये विकास के एक स्तर को यदि वो पाएंगे तो इन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्या से जूझना पड़ेगा, तब जाके ये एक विकास के स्तर को पा सकेंगे। गुरनार मिल्टन का ये कथन है। ठीक है दोस्तों, जो तीसरी दुनिया के ज़्यादातर जितने भी देश हैं ना, मैं आपको बता दूं फॉर आपकी नॉलेज के लिए, वो ज़्यादातर जो राज्य हैं वो नृजातीय तथा सांस्कृतिक रूप से विभाजित हैं। ठीक है, नृजातीय और सांस्कृतिक रूप से वो विभाजित हैं। प्रश्न नंबर 66, यह कथन किसका है कि अंततः साधन ही सब कुछ है? यथा साधन व साध्य के बीच पृथकता की कोई दीवार नहीं है। ये कथन किसका है दोस्तों? ये है महात्मा गांधी जी का। तो गांधी जी कहते हैं कि अंततः साधन ही सब कुछ है, यथा साधन व साध्य के बीच पृथकता की कोई दीवार नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके बीच में कोई दीवार है, पृथकता की कोई दीवार नहीं है, फिर भी क्या है? साधन ही सब कुछ है। ये किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। और साध्य और साधन दोनों की ही पवित्रता पर जोर कौन देते हैं? महात्मा गांधी जी दोनों की पवित्रता पर जोर भी देते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होते जा रहे हैं। 67 देखिए दोस्तों, नक्सलवाड़ी आंदोलन या नक्सलवाड़ी आप इसे समस्या भी कह सकते हैं, देश की आंतरिक समस्या भी कह सकते हैं। तो नक्सलवाड़ी आंदोलन की शुरुआत कहाँ व कब से हुई या कब व कहाँ से हुई, ऐसे पूछा जा सकता है। 2 प्रश्न इसमें क्लियर हो रहे हैं आपके। पश्चिमी बंगाल से और 1967 से नक्सलवाड़ी आंदोलन की शुरुआत हुई, नक्सलवाड़ी मूवमेंट की शुरुआत हुई। ठीक है, पश्चिम बंगाल 1967। 68 देखिए दोस्तों, 1932 में हुए पूना पैक्ट ने अनुमोदित किया, क्या अनुमोदित किया? संयुक्त निर्वाचक मंडल पद्धति जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित हो। ये 1932 में जो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में जो समझौता हुआ उसके अंदर ये अनुमोदित किया गया कि संयुक्त निर्वाचक मंडल पद्धति हो जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए भी स्थान आरक्षित होगा। 69 देखिए, यह कौन कहता है कि आज के नैतिक दावे कल के अधिकार हैं? देखिए छोटा सा कथन है, सामान्य सा कथन है, पूछ लिया जा सकता है। तो आज के नैतिक दावे ही कल के अधिकार हैं, ये ग्रीन महोदय का कथन है। किसका कथन है? ग्रीन का। 70 देखिए, उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख 2 नारे कौन से हैं? पहली बात तो उत्तर व्यवहारवाद में किन 2 बातों पर जोर दिया गया? कितनी बातों पर जोर दिया गया? तो 2 बातों पर जोर दिया गया। उत्तर व्यवहारवाद की मान्यताएं कितनी हैं? उत्तर व्यवहारवाद की मान्यताएं 7 हैं। व्यवहारवाद की मान्यताएं कितनी हैं? तो व्यवहारवाद की मान्यताएं 8 हैं। उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख 2 नारे कौन से हैं? तो कर्म व प्रासंगिकता। कर्म पर भी जोर दिया गया, प्रासंगिकता पर भी जोर दिया गया उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत। क्लियर हुआ प्रश्न? ध्यान में रखिएगा। तो मैं आपसे बता रहा हूँ प्रश्न 20 लिखे मिलेंगे आपको। डिस्कस के माध्यम से मैं आपसे 30 से 40 प्रश्नों की बात कर लेता हूँ इतने कम समय के वीडियो नोट में, और मैं क्या दूँ आप बता दो। 71, लासवेल शक्ति का वितरणात्मक सिद्धांत किस पुस्तक में प्रस्तुत करता है? देखो, शक्ति का वितरणात्मक सिद्धांत कौन प्रस्तुत करता है? लासवेल। लासवेल शक्ति का वितरणात्मक सिद्धांत किस पुस्तक में प्रस्तुत करता है? तो पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न इसमें जो बने आपको ध्यान में रखने हैं और परीक्षा में आते हैं तो बिल्कुल केयरफुली तरीके से करने हैं। 72, पामर व पार्किंस
राष्ट्रीय शक्ति के कितने रूप बताते हैं? तो पहला प्रश्न, कितने रूप बताते हैं? 2 रूप बताते हैं। कौन कौन से रूप बताते हैं? मानवीय और गैर मानवीय। पामर व पार्किंस राष्ट्रीय शक्ति को 2 रूपों में विभाजित करते हैं, मानवीय और गैर मानवीय राष्ट्रीय शक्ति। ठीक है दोस्तों। 73 देखिए क्या कहता है प्रश्न। पूंजीवाद जीत गया है व समाजवाद हार गया है, अतः सभी को पूंजीवाद अपनाना चाहिए। ये किस रिपोर्ट के अंतर्गत उल्लेखित है? पहली बात तो ये वाशिंगटन रिपोर्ट के अंतर्गत उल्लेखित है, या वाशिंगटन रिपोर्ट में यही कहा गया है। और ये कब? तो 1989। 2-3 प्रश्न इसमें घुमा फिरा के क्लियर हो रहे हैं कि वाशिंगटन रिपोर्ट में क्या कहा कि पूंजीवाद जीत गया और समाजवाद हार गया, अतः सभी को पूंजीवाद अपनाना चाहिए। वाशिंगटन रिपोर्ट कब? 1989, 1989 में। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। आसियान की स्थापना कब हुई और स्थापना के समय देशों की संख्या कितनी थी? देखिए प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये जितने भी आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जिनके अभी जो हाल फिलहाल में जितने सम्मेलन हुए हैं, कहाँ हुए हैं, किसने अध्यक्षता की है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो नोट आपके लिए जल्द ही उपलब्ध करवा दूंगा। आपके ये कमेंट भी आ रहे हैं, मैं उन्हें पढ़ता हूँ, उन पर अमल ला रहा हूँ, उनके ऊपर काम कर रहा हूँ। चिंता मत कीजिए, आप तक परीक्षा से पहले बहुत अच्छी सामग्री पहुँच चुकी होगी। आप चैनल से जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए काम करते रहेंगे। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई। ठीक है साहब। स्थापना के समय देशों की संख्या कितनी थी? तो स्थापना के समय देशों की संख्या 5 थी। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस थे। हमेशा की तरह मैं आपकी जो ध्यान से देखने की वीडियो की जो क्षमता है उसको परखने के लिए, आपकी अटेंडेंस लेने के लिए एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। यहाँ मेरा प्रश्न ये है कि आसियान की स्थापना के समय जब देशों की संख्या 5 थी, तो वर्तमान में आसियान में कितने देश शामिल हैं? आप नाम लिख सकें तो कमेंट जरूर करिएगा। 5 तो ये हैं ही, और कितने देश हैं उनका भी नाम आप लिख सकते हैं। यदि आप वीडियो में बने हुए हैं तो मेरे सवाल का जवाब जरूर देंगे। प्रश्न 75। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष विशेष अभिभाषण देता है। यह अभिभाषण मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 87। अब इसमें देखिए प्रश्न क्या बन रहा है। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष विशेष अभिभाषण देता है, तो संसद के दोनों सदनों के समक्ष विशेष अभिभाषण कौन देगा? तो राष्ट्रपति देगा। राष्ट्रपति के लिए विशेष अभिभाषण तैयार कौन करेगा? मंत्रिपरिषद तैयार करेगी। कौन से अनुच्छेद में यह व्यवस्था दी गई है? 87, 87वां अनुच्छेद में। 76 देखिए दोस्तों। भीमराव अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, अतः जन्म के समय किस धर्म से संबंधित थे भीमराव अंबेडकर? प्रश्न उल्टा भी पड़ सकता है कि भीमराव अंबेडकर ने हिंदू परिवार में जन्म लिया, इन्होंने कब बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, या भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म के बाद में किस धर्म को स्वीकार कर लिया? तो इसमें देखिए इस प्रश्न का आंसर तो यहाँ पे हिंदू धर्म है। हिंदू परिवार में इन्होंने जन्म लिया, लेकिन 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 77। भारतीय दार्शनिकों का सम्राट व एशिया व यूरोप की प्रतिभा का समन्वय किस महानुभाव को कहा जाता है? वो है महर्षि अरविंद। महर्षि अरविंद को भारतीय दार्शनिकों का सम्राट कहते हैं और एशिया व यूरोप की प्रतिभा का समन्वय कहा जाता है। 78। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसकी है? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी की है। काफ़ी बार पूछी जाती है, प्रसिद्ध पुस्तक है। आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से आता होगा, लेकिन हर वीडियो नोट में सरल, जटिल, घुमावदार सभी प्रश्नों का समावेश करने की पूरी कोशिश रहती है। 79 देखिए। करारोपण बलात् श्रम के बराबर है, यह कथन किसका है? रॉबर्ट नोजिक का ये कथन है कि जो टैक्सेस हैं, करारोपण जो है वो बलात् श्रम के बराबर है। रॉबर्ट नोजिक। 80 देखिए। 80वां प्रश्न क्या कहता है? राज्यों के अधिकारों को सीमित करने के पक्ष में कौन थे? आपकी जो विचारधारा के पक्ष में जो संबंधित है, एकलवादी, बहुलवादी, उसके अंतर्गत यदि हम देखें तो राज्यों के अधिकारों को सीमित करने के पक्ष में यदि जो थे वो थे कौन? बहुलवादी। बहुलवादी चाहते थे कि राज्यों के अधिकार सीमित होने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों
आज के इस वीडियो नोट में हमने 80 प्रश्नों तक बात की है। 4 वीडियो नोट अब कंप्लीट हो चुके हैं। आने वाले दिनों में प्रश्नों की संख्या मुझे जब ऐसा लगे कि बढ़ानी चाहिए मैं बढ़ा दूंगा। मैं बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन इसका रीज़न ये है कि एवरेज वॉचिंग ड्यूरेशन 3 से 4 मिनट का आता है और अब ये वीडियो आपको 11 से 14-15 मिनट तक की मिलती है। तो आप समझिए कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो 3 से 4 मिनट में ही समझ लेते हैं कि आगे वाली वीडियो में क्या है, उनके पास समय नहीं है। ठीक है, एजुकेशन वीडियोस को देखना बोरिंग होता है, लेकिन आपका फ्यूचर भी यही बनाने वाली है, ये बात भी क्लियर है। आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने हर ग्रुप्स में शेयर करेंगे और एक अच्छा सा कमेंट करके जाएंगे इस चैनल के सभी व्यूवर्स के लिए और मेरे लिए भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।